नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्यूचर समिट की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ्यूचर समिट का आयोजन किया गया है। अमेरिका में आज ये समिट हो रही है। पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हुए हैं और वो इस समिट में को संबोधित करेंगे, एक स्पीच देंगे। तो फ्यूचर समिट आखिर क्यों हो रही है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मकसद है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, फ्यूचर समिट यानी भविष्य का शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें हिस्सा लेते हैं। जब भी किसी सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेते हैं तो उसे शिखर सम्मेलन कहा जाता है, समिट कहा जाता है उसे। तो ये फ्यूचर समिट यानी भविष्य का समिट है, भविष्य की जरूरतों के लिए समिट है। तो मोटे तौर पर इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि वर्तमान को सुरक्षित रखते हुए, वर्तमान को बेहतर बनाने की कल्पना करते हुए भविष्य को कैसे ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए, कैसे ज्यादा बेहतर बनाया जाए, ये इस समिट की थीम है कि वर्तमान को एक बेहतर बनाएं और भविष्य को हम पूरी तरह से सुरक्षित बनाएं और बेहतर बनाएं। तो ये इसकी बेसिक थीम है। और वैसे तो इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन 5 बिंदुओं पे एक उनको जो जो मुद्दे हैं उनको 5 बिंदुओं में विभाजित किया गया है और उन 5 सेगमेंट में इस पर अलग अलग तरीकों से चर्चा होगी और 5 सत्र होंगे। उन सत्रों में 5 विषय हैं। तो पहला विषय इसका यह है कि विकास के लिए वित्त पोषण, सतत विकास। सतत विकास जब हम बात करते हैं सतत विकास के लिए वित्त पोषण, तो सतत विकास का मतलब ऐसे विकास से है जिस विकास के दौरान वातावरण को, पर्यावरण को, संसाधनों को कोई क्षति नहीं पहुंचे। तो ऐसा विकास से आज एक पहले जो विकास होता था वो एक अंधाधुंध विकास होता था। विकास तो होता था, सड़क बन रही है तो पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सड़क बनानी है, बनेगी, लेकिन पेड़ नहीं कटेंगे। अगर कटेंगे तो उसके जगह दुगने पेड़ लगेंगे। तो एक सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है कि संसाधनों को बचाते हुए, भविष्य की पीढ़ी के बचाते हुए हम ऐसा विकास करें जो हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को, हमारी पृथ्वी को, हमारी धरती को नुकसान न पहुंचाए। तो पहला इसका एजेंडा है कि विकास के लिए वित्त पोषण कैसे हो, कैसे नए रास्ते तलाश किए जाएं, क्योंकि इसमें सतत विकास के जो लक्ष्य हैं 2030 तक पूरे होने, 17 मेजर लक्ष्य हैं, 17 बड़े लक्ष्य हैं। बाकी छोटे छोटे लक्ष्य में गरीबी हटाओ से लेकर सबको स्वास्थ्य तक के लक्ष्य हैं। महिला मृत्यु दर में कमी करना, बाल मृत्यु दर में कमी करना। लेकिन ये जो लक्ष्य 2030 में पूरे होने हैं, ये एक रिपोर्ट अभी यूएन की कहती है कि ये 2030 तक पूरे होने बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि ये ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं। अगर हम देखें तो 17% ट्रैक पे हैं, तो इनके पूरे होने की संभावना 17% है, 17%। जबकि अब 2030 का वक्त बहुत ज्यादा नहीं रह गया, 6 साल रह गए। तो इनको कैसे पूरा किया जाए जल्दी, इसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वित्त पोषण की, पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आए? तो इस बात पे पहला एजेंडा इसमें है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए या विकास के वित्त पोषण के लिए एक धन का इंतजाम करना। तो ये एक मुद्दा है, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग कैसे स्थापित किया जाए। देखिए, आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 2 साल से ज्यादा समय हो गया है। उधर फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष चल रहा है। कई छोटे छोटे संघर्ष दुनिया में चल रहे हैं और दुनिया 2 ध्रुवों में बटी नजर आ रही है। कोई कंट्री किसके साथ है, कोई देश किसके साथ है, और कुछ हो ही नहीं पा रहा। रोकने की कोशिश हो रही है, वार्ताएं हो रही है, लेकिन रुक नहीं रहा है। अब जब एक ये सिर्फ मान लो रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो ये 2 देशों का निजी मसला नहीं है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। आज ये वैश्विक जो दौर है उसमें हर देश किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक देश पर संकट आता है तो उसका असर तुरंत कई और देशों पर पड़ जाता है। जैसे यूक्रेन से कई चीजें को सप्लाई कई देशों को होती थी, गेहूं की सप्लाई होती थी, आज उन देशों में गेहूं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। रसिया से पेट्रोलियम और तमाम चीजों की सप्लाई होती थी, वहां से वो सप्लाई प्रभावित हो गई है। तो इसी प्रकार जो दूसरे कंट्री रसिया और यूक्रेन को सप्लाई करते थे उनकी इकोनॉमी प्रभावित हुई है। तो दुनिया आपस में जुड़ी हुई है वैश्वीकरण में। तो इसलिए शांति और सहयोग की स्थापना एक इसमें दूसरा बड़ा मेजर एजेंडा है। और इसमें रूस यूक्रेन युद्ध का जो मसला है या इजराइल और लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला है, वो इसमें चर्चा होगी, उस पर कोई हल निकालने की बात होगी। तो तीसरा है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटल सहयोग। विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो ये सारा टोटल जो कहने का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला है और आईटी का इशू है। इस पर चर्चा होनी है, डिजिटल इकोनॉमी पर चर्चा होनी है। तो देखिए,
है क्या, आज तो इंटरनेट का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है, हर चीज डिजिटल हो गई है, चाहे भुगतान से लेके आपका सारा कामकाज डिजिटल होते जा रहा है। लेकिन दुनिया में अभी भी कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जिनकी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। 2.6 बिलियन लोग ऐसे हैं, जो 2.6 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। जबकि हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, हर चीज डिजिटल है, लेकिन 8 अरब विश्व की आबादी है, 8 अरब में से करीब 2.5 अरब से ज्यादा आबादी के पास आज भी इंटरनेट नहीं है। तो ये डिजिटल एक्सेस हर आदमी तक कैसे पहुंचे, हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, कैसे उसका डिजिटल का फायदा पहुंचे, ये भी एक इसमें तीसरा बड़ा एजेंडा है फ्यूचर समिट का। तो ये लक्ष्य इसमें रखा जाएगा कि हर व्यक्ति को इंटरनेट पहुंचे, ये उसका अधिकार बने, और वो सरकारों की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित कराए। लेकिन जब इसके लिए सारे देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा, जिन देशों के पास ये क्षमता नहीं है उनको मदद करनी पड़ेगी। तो यही इसका तीसरा लक्ष्य है। अगर हम चौथे लक्ष्य की बात करें तो चौथा लक्ष्य है युवजन एवं भविष्य की पीढ़ियां, युवा एवं भविष्य की पीढ़ियां। देखिए, आज हम, जैसे हमने कहा कि ये वर्तमान को बेहतर बनाने की बात है इसमें, लेकिन भविष्य का क्या होगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर समिट है। तो भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उसकी जरूरतें क्या है, क्या उसका रोजगार की जरूरत है, उसकी जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है, उसकी जो दूसरी चुनौतियां हैं, उसकी जो डिजिटल चुनौतियां हैं, उसका जो मेंटल हेल्थ की चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से जो नई पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो कैसे निपटेगी, पहले तो समझना होगा कि उसकी चुनौतियां क्या है, तो उन चुनौतियों का समाधान सुझाने होंगे। तो इसलिए भविष्य की पीढ़ियों पे, युवा पीढ़ी पे एक घोषणा पत्र भी इसमें जारी होगा, जिसमें उन पीढ़ियों की जो चुनौतियां, उसके समाधान के तरीके और उसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। और एक फ्यूचर लैब भी बनाने की बात है इसमें, फ्यूचर लैब, तो फ्यूचर लैब, युवा लैब भी कह सकते हैं उसे आप, एक लैब बनाने की बात है। तो ये इसका चौथा एजेंडा है। जो पांचवा एजेंडा है वो है वैश्विक शासन। तो वैश्विक शासन से क्या तात्पर्य है? देखिए, वैश्विक शासन से तात्पर्य, जो एजेंडा है, इसका मकसद है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र को लेकर कहा जा रहा है कि 80 साल पहले संस्था बनी थी और उस समय ये काफी प्रभावी हुई थी, काफी अच्छे काम किए थे, इसने अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र एक निष्प्रभावी संस्था के रूप में परिवर्तित होते जा रही है। और ये बात आज नहीं, कई मंचों पर बात आ चुकी है, कई लेवल पे बात आ चुकी है, और ये बात स्थापित हो चुकी है, संयुक्त राष्ट्र निष्प्रभावी हो रहा है। इसको मजबूत किया जाए, इसको रिस्ट्रक्चरिंग इसकी की जाए, ताकि ये एक दुनिया भर के लिए एक इफेक्टिव संस्था के रूप में उभरे। अब संयुक्त राष्ट्र है, लेकिन वो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक पा रहा है, वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कुछ नहीं कर पा रहा है, और भी कई चीजें होती है तो वो कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ बयान जारी करके रह जाता है। इसलिए भारत भी इस बात को हमेशा इस जोरदार तरीके से उठा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाने चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र में, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें जो स्थायी मेंबर हैं, उसमें और लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जो 5 मेंबर हैं उनके अलावा भी और लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया अब बड़ी हो चुकी है। भारत को भी स्थायी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, और अफ्रीका को भी, अफ्रीका यूनियन को भी उसमें स्थायी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये बात जोरदार तरीके से उठाई जा रही है। दुनिया इस बात को महसूस भी कर रही है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कब होगा, क्या होगा, ये अभी पता नहीं है। लेकिन जो फ्यूचर समिट है उसमें एक एजेंडा ये भी है कि वैश्विक शासन को बेहतर बनाने के लिए, वैश्विक शासन को एक पटरी पर लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्तावित सुधार हैं, वो सुधार करने का वक्त अब आ चुका है। इसलिए इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। और इस सत्र को, जो फ्यूचर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे, वो भी इस बात को उठाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाएं, और साउथ अफ्रीका को भी उसमें मौका दिया जाए। इस बात को वो जोरदार तरीके